जय श्री राम। आज हम नीट 2022 का फिजिक्स पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 41 डिस्कस करेंगे। देख सकते हो 41 है। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स दिया है। वन इज लेबल्ड एज assertion ए, वक्तव्य है, एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन, उसका कारण है। assertion ए है वक्तव्य। The stretching of the spring is determined by the shear modulus of the material of the spring है। Reason है a coiled spring of copper has more tensile strength than a steel spring of the same dimension. In the light of above statements, choose the most appropriate answer from the options given below है। दिया है is true but R is false। ए मतलब कि गलत है और R true है, R false है। बी है दूसरा A is false है और R true है। तीसरा है both A and R are true, दोनों true है, R is correct, उसका आंसर काफी है। 4 है both A and R are true, दोनों true है, R is not correct, उसका आंसर काफी। अब हमें देखना है इसका सोल्यूशन। देख सकते हो। तो सबसे पहले हमने सपोज किया कि हम ये वायर लेते हैं, स्टील का वायर है, इसका लेंथ कैपिटल एल है। तो एल क्या है, लेंथ ऑफ वायर है। बी इसका जो है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम वायर का जो शेप होता है वो सिलिंड्रिकल शेप होता है। अब हमने सपोज किया कि स्प्रिंग जो है स्टील का बना हुआ है। जो स्प्रिंग स्टील का बना हुआ है, आप देख सकते हो कि हमने स्प्रिंग बनाया। तो जब स्प्रिंग वायर का बनेगा, ये जो है अपना हेलिकल स्ट्रक्चर है। अब इसका नेचुरल लेंथ एल नॉट है, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। अब एक एंड को रिजिड सपोर्ट से हमने सस्पेंड किया और दूसरा जो फ्री एंड है वहां पे मास mg अटैच कर देते हैं, मास m। अब जब मास अटैच करोगे तो इसका जो लेंथ के बीच का जो कॉइल्स है उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है। बढ़ने से क्या होगा, उसका जो लेंथ हो जाएगा एल नॉट प्लस एक्स हो गया, मतलब स्प्रिंग का एक्सटेंशन। स्प्रिंग में कितना वृद्धि हुआ नेचुरल लेंथ में, एक्स हो गया, एल नॉट प्लस एक्स हो गया। अब यहाँ तक आ गया। तो ये जो उसके बीच का कड़ी होती है उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाते हैं, मतलब कि कड़ियों के बीच में जो कॉइल्स है वो खींच जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी देखने वाली बात यह है कि जब हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे तो जो लेंथ ऑफ वायर होता है, स्टील का वायर जिसका लेंथ है, वो उसमें कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि वो वायर के लेंथ में चेंजेस नहीं होते, क्योंकि वो कॉइल के फॉर्म बना होता है। जब कॉइल को आप स्ट्रेच करोगे तो कॉइल के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है। लेकिन लेंथ का वायर का लेंथ जो होता है, जिस मटेरियल का होता है, उसका लेंथ में चेंज है। अगर लेंथ चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि उसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन नहीं होगा, सो नो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। अब अगर लेंथ नहीं चेंज हुआ, लेंथ चेंज न होने के कारण लेंथ नहीं चेंज हुआ और उसके बाद जो उसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम भी उसका चेंज नहीं होगा, क्योंकि लेंथ में अगर चेंज होता तो वॉल्यूम उसका कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी चेंज नहीं हुआ। अब जब वॉल्यूम नहीं चेंज हुआ, लेटरल स्ट्रेन नहीं है उसमें, तो मतलब डायमीटर चेंज नहीं हुआ। अब तो वॉल्यूम ऑफ द वायर जो है, वॉल्यूम जो है कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम भी चेंज नहीं हुआ। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होता तो मतलब वहां पे जो है वॉल्यूम स्ट्रेन भी नहीं है। अगर वॉल्यूम स्ट्रेन नहीं है तो बल्क मॉडुलस नहीं होगा। अब हम देख सकते हैं, सो देयर इज नो वॉल्यूम स्ट्रेन। अगर वॉल्यूम स्ट्रेन नहीं है तो फिर होगा क्या, ये देखिए हमने स्प्रिंग का ये बनाया स्ट्रक्चर, एल नॉट है, और जैसे ही फोर्स एफ अप्लाइड होगा नीचे की तरफ, mg से एफ नीचे की तरफ, उसका अपोजिट फोर्स एफ अपवर्ड लगेगा। तो ये दो फोर्स लगते हैं, दोनों फोर्स दो डिफरेंट पॉइंट पे, एक इस पे लग रहा है, एक इस पे, टू अपोजिट इक्वल फोर्स लग रहा है। और जब अपोजिट इक्वल फोर्स किसी बॉडी पे लगते हैं तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, टॉर्क प्रोड्यूस होता है।
ये जो इनके बीच का जो है वो लेंथ में थोड़ा सा एक्सटेंशन चेंज होता है। तो सपोज के थीटा एंगल चेंज हुआ स्मॉल इसके बीच में, तो अगर थीटा एंगल चेंज हुआ और ये हमारा एक्सटेंशन कुछ आ गया और ये हमारा सपोज करो x1 चेंज हुआ और इसका स्प्रिंग का रेडियस अगर r है तो एंगल इक्वल टू x1 अपॉन r हो गया। तो इस वे से सब कड़ियों में थोड़ा थोड़ा चेंजेस हो जाएगा। तो फाइनली जो जो चेंज होता है वो x r थीटा आ जाएगा। अब होगा क्या, ये व्हेन अ मास इज हैंग फ्रॉम द एंड ऑफ द स्प्रिंग, जैसे ही स्प्रिंग के लटकाओगे तो क्या होगा, इट प्रोड्यूस टार्क प्रोड्यूस होता है और टार्क प्रोड्यूस होने के कारण उसमें कॉजेज यूनिफॉर्म ट्विस्ट आ जाएगा अलॉन्ग इट्स एंटायर। ट्विस्ट आने की वजह से उसमें जो है शियरिंग मोमेंट्स आता है, मतलब उसका शेप चेंज हो जाता है। जब शेप चेंज हुआ तो इसलिए क्या चेंज होगा, सो शेप ऑफ स्प्रिंग इज चेंज, शेप चेंज हो जाता है। शेप चेंज हुआ देयरफॉर व्हेन स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड, अगर स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ तो वो किससे डिटरमाइन होगा, तो स्ट्रेच देन देयर इज शियर मॉडुलस होगा। शियर मॉडुलस कंडीशन ये हो गया कि इसमें लेंथ चेंज नहीं हुआ, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, सिर्फ शेप चेंज होता है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, अब स्ट्रेंथ पे आ जाते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो एक्चुअली क्या होता है कि ये जो है मैक्सिमम किसी भी मटेरियल पे वो मैक्सिमम स्ट्रेस अप्लाई करो कि जिससे मैक्सिमम प्राइस जिसमें वो टूटे ना, अगर उससे ज्यादा थोड़ा सा हुआ तो फिर वो टूट जाता है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, इट इज मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस अप टू विच material does not break, मतलब वो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है स्ट्रेस जिसपे जो है टूटे नहीं टूटता। लेकिन इसके बाद क्या होगा, आफ्टर दिस अगर ये स्ट्रेस से ज्यादा और स्ट्रेस लगा, फोर्स लगा तो फिर वो टूट जाता है। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ इज द रेजिस्टेंस, ये भी हम लिख सकते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ इज द resistance of material to breaking under tensile strain, breaking under tensile टेंशन, जो फोर्स लगेगा उसको हम टेंसाइल टेंशन हो गया। अब ये टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। अब जिसका यंग मॉडुलस ज्यादा होगा वो ज्यादा इलास्टिक होगा
अब यंग मॉडुलस जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा इलास्टिक होगा। तो स्टील जो होता है स्टील इज मोर इलास्टिक देन कॉपर होता है। कॉपर, अब इसका रीजन ये है कि स्टील का जो यंग मॉडुलस होता है कॉपर से ज्यादा होता है। तो हम सबसे पहले यंग मॉडुलस देखेंगे, जिसका यंग मॉडुलस ज्यादा होगा, जिसका यंग मॉडुलस ज्यादा होता है वो ज्यादा इलास्टिक होगा। द वैल्यू ऑफ young modulus of copper is higher than कॉपर। अब ये कैसे हम जानेंगे कि यंग मॉडुलस किसका ज्यादा होता है? तो हमें ये सोचना है कि जिस वायर पे फोर्स लगाइए, ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगाइए, तो जिसमें ज्यादा फोर्स लगाने पे उसमें अगर स्मॉल चेंज हो रहा है उसके लेंथ में तो उसका यंग मॉडुलस ज्यादा है। और जिसपे सेम अमाउंट अगर फोर्स अप्लाई करिए तो उसमें जो चेंज होगा उसके डायमेंशन में अगर वो ज्यादा हो रहा है तो उसका यंग मॉडुलस कम है। तो हम स्ट्रेन से फाइंड करेंगे, क्योंकि स्टील पे अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट का फोर्स लगाया जाए तो उसमें इसके जो लेंथ डायमेंशन होते हैं उसमें चेंजेस कम होते हैं। अगर उतना सेम फोर्स कॉपर में हम लगाए तो कॉपर के लेंथ में ज्यादा चेंज होगा, इसलिए कॉपर का यंग मॉडुलस कम होता है और स्टील का यंग मॉडुलस ज्यादा होता है। अब हम क्वेश्चन पे आएंगे। इस हिसाब से देखिए, द स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय द शियर मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ स्प्रिंग। अगर स्प्रिंग को आप स्ट्रेच करोगे तो स्प्रिंग का जो मटेरियल है जिससे बना हुआ उसका लेंथ न चेंज होना, तो लेंथ चेंज होता है ना तो वॉल्यूम। अगर लेंथ नहीं चेंज हुआ तो उसमें एम्पलीट्यूड स्ट्रेन नहीं होगा और यंग मॉडुलस नहीं होगा। और उसके बाद क्योंकि उसमें वॉल्यूम में नहीं चेंज होता है इसलिए यंग मॉडुलस भी नहीं रहेगा। अब क्या रहेगा, सिर्फ उसमें शेप चेंज होता है, इसलिए शियर मॉडुलस से ही डिटरमाइन होता है। अब acquired spring of copper has more tensile strength than a steel spring of same dimension। अगर एक ही डायमेंशन का है तो देखिए कॉपर में अगर एक हम फोर्स लगाए, सेम फोर्स इस पे कॉपर पे लगाते हैं, तो कॉपर में जब फोर्स लगाओगे तो उससे क्या होगा, उसमें जो लेंथ में चेंज होगा वो ज्यादा होता है। और अगर स्टील का स्प्रिंग है उसमें अगर स्प्रिंग है या स्टील है उसमें अगर आप फोर्स यूज करोगे इसके जो चेंज होगा उसमें लेंथ में वो बहुत ही कम होगा। इसलिए ये कॉपर जो है इज नॉट मोर टेंसाइल, ज्यादा उसका स्ट्रेंथ नहीं होता। स्ट्रेंथ किसका, स्टील की स्प्रिंग का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, कॉपर का कम होता है। इसलिए ये आंसर अपना 1 करेक्ट है। एज टू बट आर इज रॉन्ग। आपने सुना, इसके लिए हम आप सभी को धन्यवाद देते हैं। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।